Welcome dear students. In this basic electrical engineering course, we are going to solve some previous year questions based on magnetically coupled circuits. यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो या तो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। इस टॉपिक से बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। दोनों टाइप के क्वेश्चंस में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। हम यहाँ दोनों देखेंगे। प्रॉब्लम्स में कुछ प्रॉब्लम पहले मैं सॉल्व करूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स आप अपने आप सॉल्व करेंगे। देन आपने जो सॉल्व किया है उसके सॉल्यूशंस या आंसर्स आप मेरे सॉल्यूशन या आंसर से मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन से। आइए देखते हैं। फर्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। ये पहला क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि लर्निंग मॉड्यूल में जो हमने डिस्कस किया है वो आप लर्निंग मॉड्यूल में रिफर कीजिए या फिर जो आपने साथ साथ हमारे नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को आप रिफर कीजिए और देखिए उसमें मैंने कौन कौन से स्टेप्स या फिर किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आप नोट्स ओपन कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूं तो आपके सामने नोट्स भी होने चाहिए। कोई चीज अगर मिस हो रही है या कोई हम एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप साथ साथ नोट्स में साइड में नोट करते जाएंगे, वो आपको हेल्प करेगा। तो पहला, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? मैंने बताया था सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल में आप फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करते हैं मीन्स कॉइल की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, कॉइल की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? जब आप कॉइल में करंट फ्लो करते हैं मीन्स उसको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उस कॉइल को हम इंडक्टर बोलते हैं। तो इंडक्टर क्या करता है? उस करंट फ्लो को अपोज करता है। जो भी करंट इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं उसको अपोज करता है इनिशियली। देन आफ्टर आप क्या करते हैं? कंटिन्यूसली करंट को इंक्रीज करते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो इंडक्टर अपोज करना बंद कर देता है। मीन्स वो अपोज नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है? इनर्शिया ब्रेक हो जाता है और करंट उस इंडक्टर के थ्रू पास होने लगती है। ठीक है। अब जब उसमें करंट फ्लो करने लगी उस इंडक्टर में या कॉइल में तो वहां पर क्या होगा? फ्लक्स लिंक होगा। और जैसे ही फ्लक्स लिंकेज होगा तो एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? फ्लक्स लिंकेज के साथ साथ इस लॉ के अकॉर्डिंग वहां पर एक ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है। और उस ईएमएफ को हम कभी ईएमएफ कहते हैं या कभी वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। तो उस कॉइल के में एक वोल्टेज जनरेट होगा। राइट। तो यहाँ पे जो हमने प्रोसेस बताया वो तो एक प्रोसेस बताया कि उसमें ईएमएफ कैसे जनरेट होगा, फ्लक्स कैसे लिंक होगा, ये हमने सब बताया। ठीक है। इनिशियली कॉइल क्या करता है? करंट को अपोज करता है। मींस इनिशियल कंडीशन क्या होगी? करंट जीरो होगी और फाइनल कंडीशन में क्या हो जाएगा? उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी और इनिशियल कंडीशन में करंट जीरो होगी। राइट। तो यहां पर देखिए ये तीनों फॉर्मूलाएं हमने डिस्कस की हैं आपको लर्निंग मॉड्यूल में। मैंने यहां पर इसलिए नोट डाउन किया क्योंकि आप रिकॉल कर सकें। तो जो इंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है वो इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही है उसमें वोल्टेज क्या होगा? V इक्वल्स टू L di बाई dt। एक्चुअली क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन करंट। इंडक्टर में जो भी करंट फ्लो करती है उस क्या कहते हैं कि वोल्टेज और ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन करंट थ्रू द इंडक्टर। तो V होता एक्चुअली है V प्रोपोर्शनल टू di बाई dt एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब यहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है एंड दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस L। और दिस L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस बिकॉज उस कॉइल का अपना ये इंडक्टेंस होता है। ठीक है। एंड दिस सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज
n phi by I इन ग्रॉस टर्म, अदरवाइज इसको हम कहते हैं n d phi I by di. Change of flux with respect to the current and n is the number of turns in the coil. ये जो coil होती है इसमें जो number of turns हैं वो कितने हैं, n है. फ्लक्स लिंक कितना हुआ, phi, और करंट कितनी फ्लो हो रही है, I. तो जो फ्लक्स करंट के साथ साथ चेंज हो रहा है दैट इज d phi by di, और n नंबर ऑफ टर्न्स हैं. अगर सिंगल टर्न है तो n इक्वल्स टू 1, तो l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d phi by di. तो ये जो क्वेश्चन था कि डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, तो यहां पर हमने सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन कर दिया. ठीक है, एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट. तो डेरिवेशन के लिए आप लर्निंग मॉड्यूल को रिफर कीजिए, v इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी. और ये जो तीनों अभी हमने फॉर्मूला मेंशन किए हैं उन्हीं की हेल्प से l का डेरिवेशन हमने आपको डिराइव करके बताया था. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग. कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज डिनोटेड बाय k. तो अगर वहां हमारे पास दो कॉइल हैं और दोनों कॉइल एक दूसरे के पास में हैं, ठीक है, विदाउट एनी सेपरेशन, मीन सेपरेशन के लिए कोई भी हम मीडिया यूज नहीं कर रहे हैं. सेपरेशन वहां पर एयर सेपरेशन है. सेपरेशन हम कोर्स से भी सेपरेट कर सकते हैं, किसी नॉन कंडक्टिव जो लिक्विड होगा उससे भी हम सेपरेट कर सकते हैं दोनों कॉइल्स को, जैसे ट्रांसफार्मर में होता है, उसमें ऑयल फिलअप करते हैं. कोर्स भी होती है वहां पे, आयरन कोर्स होती हैं. ठीक है, तो सपोज देर आर टू कॉइल्स एंड दोनों कॉइल का इंडिविजुअल जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज L1 एंड L2, और अगर दो कॉइल हैं तो उनके बीच एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा. ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज बिटवीन टू कॉइल्स. राइट. अब जैसे इसको हमने कैसे आपको बताया था कि सपोज ये दो कॉइल हैं, फर्स्ट कॉइल में I1 करंट फ्लो कर रही है, सेकेंड कॉइल में I2 करंट फ्लो कर रही है. तो इन दोनों कॉइल्स के बीच में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू करंट I1 फॉर कॉइल 2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू करंट I2 फॉर कॉइल 1. तो ये दोनों क्या होंगे, सेम, क्योंकि इनके इंडक्टेंसेस फिक्स हैं L1 एंड L2, और इनके बीच जो म्यूचुअल मींस कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है दैट इज डिनोटेड बाय K, and this is defined as root of L1 and L2 multiplied by K equals to M. तो यहां से आप K फाइंड कर लेंगे M upon root L1 L2 where M is the mutual inductance. right? तो ये हमने आपको डेरिवेशन भी बताया था. और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने दी थी कि K मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K शुड बी और वुड बी 1. राइट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K, अदरवाइज K इज ऑलवेज लेस देन 1. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू K की 1 हो सकती, इससे ज्यादा K की वैल्यू बढ़ नहीं सकती. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है और लर्निंग मॉड्यूल में जो डिस्कस किया था उन पॉइंट्स के बेसिस पे आप सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सेल्फ इंडक्टेंस इज ड्यू टू द सेल्फ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मींस जो करंट उस कॉइल में अपनी करंट फ्लो कर रही है उसी की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस होगा. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग in means in the other port side. ठीक है, उसकी वजह से जो फर्स्ट कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा. म्यूचुअल मींस दिस इज बिटवीन टू कॉइल्स ऑलवेज, और कॉइल्स में इंडक्टेंस आता किसकी वजह से, करंट की वजह से, क्योंकि वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. म्यूचुअल इंडक्टेंस भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और सेल्फ इंडक्टेंस भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. राइट. अब हम देखते हैं, तो मैं यहाँ पर आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि लर्निंग मॉड्यूल को आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये बेसिक है, इस पे बेस्ड ही सब कुछ है आगे की एनालिसिस, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको आना चाहिए. नाउ मूविंग टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. तो हियर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज द कपल्ड कॉइल्स हैव सेल्फ इंडक्टेंस
L1 is this 10 millihenry and L2 is 20 millihenry. The coefficient of coupling being 0.75 in the air. अब जैसा कि मैंने बताया कि दोनों कॉइल के बीच का जो मीडियम है वो या तो एयर मीडियम हो सकता है या फिर उसके बीच में कोर्स हो सकती हैं या फिर कुछ ऑयल फिलअप हो सकता है, तो कोई भी मीडियम हो सकता है। यहां पर ये गिवन है कि मीडियम इज एयर एंड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बीइंग 0.75, इट मींस K इक्वल्स टू 0.75, राइट। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स आर आल्सो गिवन। फाइंड द वोल्टेज इन द सेकेंड कॉइल। ठीक है, जो दो कॉइल्स हैं उसमें से सेकेंड कॉइल का वोल्टेज फाइंड करना है, उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। एंड द फ्लक्स ऑफ द फर्स्ट कॉइल phi1 फाइंड करना है फर्स्ट कॉइल में, प्रोवाइडेड द सेकेंड कॉइल हैज 500 टर्न्स एंड द सर्किट करंट इज गिवन बाय दिस। इतना सब कुछ गिवन है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। coupled coils have self inductance, तो there are two coils, फर्स्ट का सेल्फ इंडक्टेंस है 10⁻³ हेनरी एंड सेकेंड कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है 20 × 10⁻³ हेनरी। द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बीइंग 0.75, और हमने आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है यूनिटलेस होता है। 0.75 मीडियम एयर मीडियम है, दैट्स फॉर योर रेफरेंस ओनली। अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो उसका यूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं। फाइंड द वोल्टेज इन द सेकेंड कॉइल, तो सपोज सेकेंड कॉइल में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V2 वोल्ट है, तो V2 हमें सॉल्व करना है। एंड द फ्लक्स ऑफ द फर्स्ट कॉइल, तो हमें phi1 सॉल्व करना है यहाँ पे फर्स्ट कॉइल का, प्रोवाइडेड द सर्किट करंट इज गिवन बाय I1 इक्वल्स टू 2 sin 314t एम्पियर। ठीक है, ये सब कुछ गिवन है। तो यहां से आप देखिए कि L1 L2 K गिवन है और दो कॉइल्स हैं, तो डेफिनेटली म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा पारुल? आपको ये सबसे पहले माइंड में रखना है कि जब दो कॉइल्स हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की हमें एनालिसिस करनी ही करनी है, उसको कहीं से भी इग्नोर नहीं करना है, राइट। यहां पर दो कॉइल्स हैं, इसका फर्स्ट का सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 है, तो इनके बीच दोनों कॉइल्स के बीच में यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। अब L1 L2 गिवन है, K गिवन है, तो M आप फाइंड कर सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और यू कैन से कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग M इक्वल्स टू K रूट L1 L2। सो यहां से M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर एंड यू विल गेट M इक्वल्स टू 10.6 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेटर का काम है, कैलकुलेट करना है। तो M हमने सॉल्व कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट अभी जो पूछा गया वो हमने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन उससे रिलेटेड हमने कोई क्वांटिटी हमने सॉल्व कर ली। नाउ द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल, V2 कितना होगा? देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन जो हमने बताई थी कि सेकेंड कॉइल में, यहां करंट किस कॉइल में गिवन है? I1 गिवन है करंट फर्स्ट कॉइल में। ठीक है, करंट फर्स्ट कॉइल में गिवन है, वोल्टेज हमें सेकेंड कॉइल में सॉल्व करना है। तो सेकेंड कॉइल में जो भी वोल्टेज आएगा वो ड्यू टू करंट I1 आएगा, तभी आएगा जब उसका कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो यहां पर वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल बिकॉज ऑफ करंट I1 मींस इस सर्किट में अगर आप देखेंगे तो यहां पे करंट I1 फ्लो कर रही है,
और इस करंट I1 की वजह से इसके क्रॉस V2 ड्रॉप वोल्टेज आएगा। तो V2 इक्वल्स टू M di1 बाई dt, और M हमने सॉल्व किया 10.6 इंटू 10⁻³ d बाई dt ऑफ I1 इज 2 sin 314t। तो आप यहां से V2 को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6.66 cos 314t वोल्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या सॉल्व करना है, एक पार्ट तो हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा था कि इफ द सेकेंड कॉइल, दिस कॉइल हैज नंबर ऑफ टर्न्स 500, number of turns are 500 in this coil, find the flux of the first coil। तो हमें phi1 सॉल्व करना है इस कॉइल का। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन जो डेफिनेशन है, देखिए हमने L क्या बताया था, N phi बाई I, वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, N टाइम्स ऑफ phi बाई I। अब यहां पर हमने लिखा phi12, phi12 क्यों लिखा है, फ्लक्स किसमें हम फाइंड कर रहे हैं, कॉइल 1 में, बिकॉज ऑफ कॉइल 2, तो phi12, और ये किस, phi12 किसके इक्वल होगा, N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल नंबर 2, और ये हो जाएगा K ऑफ phi1, क्योंकि phi12 हियर इज K phi1, राइट, अपॉन I1। तो यहां पे M इक्वल्स टू N2 नंबर ऑफ टर्न्स आर 500। हमें सॉल्व करना phi1, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, phi1 इक्वल्स टू M इंटू I1 अपॉन N2 इंटू K। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, M अभी हमने सॉल्व किया था 6.66 cos 314t, I1 था 2 sin 314t अपॉन N2 500, एंड K अभी हमने सॉल्व, K कितना गिवन है 0.75। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, देखिए यहाँ पर sin 314t cos 314t, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। तो इसको आप 6.66 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 0.75, और इसको आप लिख सकते हैं sin 2 थीटा, तो इसको sin 2 थीटा में 628t। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, द वैल्यू ऑफ M was how much, what we have solved 10.6 into 10 raised to power minus 3 millihenry। तो ये sin 2 थीटा नहीं होगा, ये एज इट इज 314t आएगा। अब देखिए छोटी सी प्रॉब्लम, मतलब ये इसका आंसर गलत आ जाता अगर हमें मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं करते। सिर्फ हमने क्या कर दिया, गलती से वैल्यू सब्सटीट्यूट करने में गलत कर दी, वोल्टेज की वैल्यू प्लेस कर दी हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस की जगह पे। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कहीं पर कोई गलती ना हो, गलती किसी से भी हो सकती, बट आपको अवेयर रहना है। ठीक है, तो phi1 अगर आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.66 इंटू 10 raised to power minus 5 sin 100 314t। दिस इज द आंसर फॉर द फ्लक्स। ठीक है, तो हमने यहां पर इस क्वेश्चन में फ्लक्स भी सॉल्व कर लिया, और वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल 2 या वोल्टेज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 हमने सॉल्व कर लिया। कोई प्रॉब्लम यहां पे कुसुमाकर, आपके फेस के एक्सप्रेशंस कुछ डिफरेंट लग रहे हैं, समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए फिर अगर सभी को समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ जाएं, राइट। अब देखिए सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास है कुछ, फाइंड द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द 3 सीरीज कनेक्टेड कपल्ड कॉइल्स। 3 सीरीज कनेक्टेड कपल कॉइल्स, यहां पर L1 L2 L3 सीरीज में कनेक्टेड है, और कपलिंग है इनके बीच में। तो फर्स्ट कॉइल सेकेंड कॉइल के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M12, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में M23, एंड फर्स्ट एंड थर्ड जो ग्रीन कलर से शो किया गया है वो M13 है।
L1, L2, L3 और M12, M21, M23 एंड M13 की वैल्यूज ये सभी गिवन है। ठीक है, हमें सॉल्व क्या करना है, टोटल इंडक्टेंस सॉल्व करना है। तो टोटल इंडक्टेंस के लिए हमने आपको बताया था कि अगर दो कॉइल सीरीज में कनेक्टेड हैं और उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है, सेम डायरेक्शन मीन्स अपोज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, सम ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, तो L1 प्लस L2 प्लस 2M। अगर उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो L1 प्लस L2 माइनस 2M आएगा, राइट। तो यहां पर देखते हैं क्या अपोज कर रहा है, क्या हेल्प कर रहा है। तो फॉर कॉइल 1, अब कॉइल 1 के लिए देखिए, कॉइल 1 के लिए टोटल इंडक्टेंस कितना होगा, L1। हर एक कॉइल का अपना सॉल्व करना है, फाइंड द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द 3 सीरीज कनेक्टेड कपल कॉइल्स। तो पहले हम सेपरेट मींस इंडिविजुअल कॉइल को सॉल्व करेंगे, देन हम तीनों को ऐड कर देंगे, तब हमें टोटल इंडक्टेंस मिल जाएगा, राइट। नीलू को क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, डाउट है अभी? चलिए ठीक है। तो L1 फर्स्ट कॉइल का इंडक्टेंस हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस, प्लस इससे रिलेटेड क्या है, L1 से M12 रिलेटेड है और L1 से M13 रिलेटेड है। अब आपको देखना है कि ये M12 जो है वो इसको अपोज कर रहा है या हेल्प कर रहा है, यहां पे तो M12 तो आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि M12 बिटवीन कॉइल L1 एंड L2 है, और उसमें आप देखिए कि L1 में करंट एग्जिट कर रही है और L2 में वो एंटर कर रही है, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, सेम फेज में है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस M12, और M13 को देखना है, L1 पे डॉट किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और L3 पे डॉट राइट हैंड साइड पे है, मींस इन दोनों की पोलरिटी एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, इसलिए यहां पर आ जाएगा माइनस M13। तो कॉइल 1 के लिए L1 1 हेनरी है, M12 0.5 हेनरी है, माइनस M13 1 हेनरी है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा नेट, 0.5 हेनरी फॉर कॉइल 1। सिमिलरली हम फॉर कॉइल 2 सॉल्व करेंगे। अब कॉइल 2 में देखिए, ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं पहले गेट एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता था, डॉट नोटेशन पे क्वेश्चन। तो अभी हम डॉट नोटेशन तो डिस्कस नहीं कर, टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर डॉट है तो उससे कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, और टोटल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में और गेट में और कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे। गेट का पैटर्न थोड़ा सा भी बदल गया है, इसलिए क्वेश्चंस आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं, बट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बी प्रिपेयर कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, ठीक है, ओके। कोई डाउट है सोम? अच्छा, कॉइल 2 के लिए सॉल्व कर लिया, ठीक है। वेट, मैं पहले सॉल्व करता हूं, फिर आप आंसर अपना मैच कर लीजिए। अब कॉइल 2 का अपना सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L2। अब L2 के साथ साथ कौन से रिलेशंस है म्यूचुअल इंडक्टेंस के, M23 एंड M12, ठीक है। तो यहां पर M12 को आप देखिए और M23 को देखिए। M23 तो यहां पे नेगेटिव है और M12 इज पॉजिटिव, बिकॉज दोनों के डॉट नोट मींस जो करंट है एंट्री पॉइंट सेम साइड में है। और देखिए, आपको कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए, यहां पे देखिए करंट एंटर कर रही है, यहां पर करंट लीव कर रही है, इस पॉइंट पे करंट एंटर कर रही है, करंट लीव कर रही है। तो जो सीरीज में कनेक्टेड है वहां पे लीविंग एंड एंटरिंग एक साथ हो रही है, मींस सेम है, अपोज नहीं कर रहे हैं। अपोज तब करते यहां से भी आउट हो रही है और यहां से भी आउट होता, तो ये अपोज करते, इसलिए तब उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव हो जाता। तो यहां से आउट हो रही है, यहां से एंटर हो रही है, मींस से हेल्प कर रहा है, तो यहां पर प्लस। यहां पर देखो करंट एंटर कर रही है, यहां पर करंट लीव कर रही है, आप डॉट पॉइंट को करंट एंट्री पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, अपने उसमें। तो यहां से करंट एंटर कर रही है, ये लीविंग पॉइंट हो गया, और इस कॉइल L3 में ये डॉट है तो यहां से करंट एंटर कर रही है, तो ये लीविंग पॉइंट हो गया। अब दोनों लीविंग पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसका मतलब
ये अपोज कर रहा है कनेक्शन, तो ये जो M23 होगा यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस M23, L2 इज 2 हेनरी, M12 इज 0.5 एंड M23 इज 1, तो ये आ जाएगा 1.5 हेनरी। सिमिलरली फॉर कॉइल 3 का अपना सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L3। अब देखिए आप यहां पे L3 से एक तो M23 है और एक क्या है, M13। M12 तो L3 से कनेक्टेड मींस L1 डायरेक्टली यहां कनेक्टेड नहीं है, मींस L2 से कनेक्टेड है, और L3 L1 में रिलेशन क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस तो L1 L3 में आ नहीं रहा है, तो इसको हम पिक्चर में नहीं लाएंगे। अब आप देखो L3 में ये लीविंग पॉइंट है और L1 में ये वाला लीविंग पॉइंट है, ये एंटरिंग पॉइंट है, तो इनके बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा M13 वो क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ये लीविंग पॉइंट और यहां पे ये लीविंग पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं। ठीक, तो ये M13 नेगेटिव होगा। साथ साथ M23 में देखिए ये डॉट नोटेशन एंटर लीव, यहां डॉट नोटेशन एंटर लीव, तो ये लीविंग के कनेक्टेड है, M23 भी नेगेटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे माइनस M23 माइनस M13, तो L3 गिवन है 5 हेनरी माइनस 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 हेनरी। ठीक है, देयरफॉर नेट इंडक्टेंस विल बी फॉर कॉइल 1 0.5 हेनरी, और या आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, यहां पे हैंग कर रहा है बोर्ड। तो ये तीनों कॉइल्स का हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और ये आया था 0.5 हेनरी प्लस 1.5 हेनरी प्लस 3 हेनरी, तो दैट विल बी टोटल 5 हेनरी। राइट, समझ में आ गया, जो आपको डाउट्स आ रहे थे क्लियर हो गए। राइट, अब सोम आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं जो आपने पहले ही सॉल्व कर लिया था। 5 हेनरी आ रहा है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL इन फिगर गिवन। मींस आपको यहां पे फाइंड आउट करना है इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। ठीक है, क्या क्या गिवन है, देखिए ये दो कॉइल्स हैं तो इनके बीच कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग गिवन है। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगर गिवन है तो इनके बीच कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और अगर इनके सेल्फ इंडक्टेंस देखिए यहाँ पे मिस्ड हैं, तो ये हो जाएगा J2 ओम एंड दिस इज J1। तो सेल्फ इंडक्टेंस भी यहां पर गिवन है, तो इजिली हम यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट इज गिवन हियर, अब देखिए यहां पे J2 ओम गिवन है। ठीक है, तो J2 ओम क्या हो गया, उस इंडक्टर का अपना रिएक्टेंस हो गया। ठीक है, तो यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस नहीं गिवन है, एक्चुअली ओमेगा एल गिवन है, J ओमेगा एल, और ओमेगा एल कितना हो गया 2 ओम।
वैसे ही जो कॉइल 2 है J1 ओमेगा, तो इसको J ओमेगा L कहेंगे, क्योंकि एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज J एक्सएल एक्चुअली, और उसका जो इम्पीडेंस हो जाएगा वो हो जाएगा J ओमेगा J एक्सएल और J ओमेगा L। तो फर्स्ट कॉइल का J2 ओम गिवन है और सेकेंड कॉइल का J1 ओम गिवन है। ठीक, तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस हम सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। सॉल्व करने की जरूरत पड़ती भी है कि नहीं पड़ती, ये भी देखते हैं। तो जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का अपना रिएक्टेंस होगा। ठीक है, तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है बिटवीन बोथ कॉइल्स, इसको हम डिनोट कर लेते हैं यहां पे, बिटवीन दीज टू कॉइल्स म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सपोज M। ठीक है, तो M है तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा M, इसका रिएक्टेंस, और ये ओमेगा M एक्चुअली क्या होगा, जैसे XL लिखते हैं वैसे XM होगा, तो XM इक्वल्स टू ओमेगा M, एंड दिस इक्वल्स टू 0.5, व्हाट इज 0.5, K अंडर रूट और स्क्वायर रूट। एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, M इक्वल्स टू K रूट L1 L2, सेल्फ इंडक्टेंस का जियोमेट्रिक मीन। बट अगर हम M के टर्म, M को हम यहां पर रिएक्टेंस ले रहे हैं, तो सेल्फ जो ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, यहां पर हम इंडक्टिव रिएक्टेंसेस यूज करेंगे, मींस उनका XL1 और XL2 यूज करेंगे यहां पे। तो ओमेगा जो है बाहर निकल के दोनों साइड में कट हो जाएगा, तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम, M इक्वल्स टू K रूट L1 L2। ठीक है, अब यहां पर आप देखो 0.5, XL1 कितना गिवन है, XL1 इज J मीन्स 2 ओम, JXL इज दिस, तो XL इज 2 ओम एंड XL1, XL2 कितना है 1 ओम, तो यहाँ पर 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू रूट 2, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 इंटू रूट 2 ये आ जाएगा 0.707, दिस इज XM। ठीक है, ये स्लो बहुत है, हैंग हो रहा है। अभी आपने देखा ना कितने लेट आया, चलो कोई नहीं। चलने देते हैं क्योंकि इसमें बहुत पॉज भी हो गया ना। हो सकता है ये टोटल वीडियो फाइनली 35 मिनट्स का बनेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन अभी और हैं, चलने देते हैं। तो हमने XM सॉल्व कर लिया, मींस म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिएक्टेंस सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक्चुअली हमें सॉल्व करना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL। तो I2 अगर पता चल जाए और RL गिवन है, तो I2 मल्टीप्लाइड बाई RL इज VL, जो हमें वोल्टेज ड्रॉप सॉल्व करना है। ठीक है, सपोज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज VL, और ये हमें सॉल्व करना है। लोड इंपीडेंस, लोड रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस वोल्टेज सॉल्व करना है। तो I2 तो हमें पता होनी चाहिए, तो इसके लिए देखिए 2 लूप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट लूप में वोल्टेज है 10 एंगल 0, ठीक है। सेकेंड लूप में हमें पता नहीं है करंट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों लूप में KVL यूज करेंगे। अप्लाइंग KVL इन लूप 1, तो क्या होगा, 10 एंगल 0, आप उसको 10 प्लस J0 भी लिख सकते हैं, वोल्टेज इक्वल्स टू, करंट हमने कितनी एज्यूम की है, I1 करंट एज्यूम की है, तो ये हो जाएगा I1 मल्टीप्लाइड बाई J2 सबसे पहले। देन कैपेसिटेंस है उसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है -J3, तो
और उसमें I2 भी फ्लो कर रही है, I1 एंड I2 जस्ट अपोज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस I1 माइनस I2, क्योंकि आप लूप 1 को मेन लूप कंसीडर कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय माइनस J3। और कोई एलिमेंट है नहीं, दो ही एलिमेंट है इसमें। तो आप इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा तो यहां पर हमने सॉल्व कर लिया इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ I1 I2 सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। नाउ सिमिलरली अप्लाइंग KVL इन लूप 2, तो लूप 2 में कौन कौन से एलिमेंट है, एक कॉइल है, एक लोड रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर आएगा, ठीक है। इसमें कोई वोल्टेज अप्लाइड नहीं है तो जीरो हो जाएगा। तो लूप 2 में जब हम KVL यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेकिन यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए यहां पर कुछ हमने मिस्टेक की है, और जन वो मिस्टेक जनरली आप लोग एग्जामिनेशन में करते हैं। तो उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए यहां पर हमने जानबूझ के मिस्टेक की, क्योंकि जब तक आपको अपनी गलती का पता नहीं होगा आप वो गलती दूर नहीं कर पाएंगे। और वो मिस्टेक क्या है, देखिए यहां पर फर्स्ट लूप में देखेंगे तो दो ही एलिमेंट दिख रहे हैं, एक तो J2 ओम का जो इंडक्टर लगा है और एक माइनस J3 का। हम पॉइंट आउट करें अगर तो एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट है, लेकिन एक हिडन यहां पे है जो कि हमने सॉल्व किया ऑलरेडी। क्या, इन दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस इस कॉइल में होता है बिकॉज ऑफ करंट I1 और इधर होता है बिकॉज ऑफ करंट I2, और उसका हमने जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिएक्टेंस है वो हमने यहां सॉल्व किया है। तो जब हमने रिएक्टेंस इतने ओम सॉल्व किया है तो ये ऐसे तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको पिक्चर में लेना है, और जो पिक्चर में आएगा तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दूसरे को हेल्प कर रहा है या अपोज कर रहा है। उसके लिए भी देखो हमने आपको पहले ही एग्जाम्पल में समझाया था कि यहां पे ये करंट एंटर कर रही है, लीव कर रही है। अब ये कनेक्टेड है तो ये वाला लीविंग टर्मिनल हो गया, ये एंटरिंग टर्मिनल हो गया। तो दोनों लीविंग टर्मिनल अगर एक दूसरे से कनेक्टेड मीन्स वो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपोज कर रहा है। तो यहां पे जो है आएगा, इसको हम लिखेंगे, जो कलर है वहां पे -J.707। अब फर्स्ट लूप के लिए हम लिख रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस करंट की वजह से होगा, सेकेंड करंट की वजह से होगा, ठीक है। फर्स्ट करंट की वजह से नहीं होगा, क्योंकि हम फर्स्ट लूप की एनालिसिस कर रहे हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उसमें किसकी वजह से आएगा, सेकेंड के करंट। अब जब सेकेंड में एनालिसिस करेंगे तो फर्स्ट की वजह से आएगा। तो यहां पे ये हो जाएगा बिकॉज ऑफ I2। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी दैट इज करेक्ट। तो ये पार्ट हमने छोड़ा था, और ये मिस्टेक्स होती हैं आपसे, इसलिए इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए, पहले से इसको माइंड में रखना है, ठीक है। नाउ अप्लाइंग KVL इन लूप 2, तो लूप 2 में आप अप्लाई करेंगे तो J1 मल्टीप्लाइड बाय I2 प्लस 5I2 जो RL है, और ये करंट I2 किस में फ्लो कर रही है, कैपेसिटर वाली ब्रांच में, -J3 में फ्लो कर रही है, ठीक है। और उसमें I1 भी फ्लो कर रही है, तो इसमें हम करेंगे, इसमें क्या होगा, I2 माइनस I1 इज द नेट करंट और मल्टीप्लाइड बाई -J3। साथ ही साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हमने पहले मिस किया था, यहां पर आप पहले साथ ही साथ ध्यान रखना है आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो अपोज कर ही रहा है, पहले से ही पता है, तो माइनस साइन आएगा J.707, और ये बिकॉज ऑफ करंट I1 होगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी, समझ में आ गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली यू विल गेट
नाउ यू हैव टू इक्वेशंस और I1 I2 दो अननोन है, तो इसको आप क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो क्योंकि जनरली ऐसे जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज होती हैं क्रैमर रूल इजी होता है, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं हम। तो उसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहली इक्वेशन में 10 है राइट साइड में और 0 है, तो हमने उसको लेफ्ट साइड में यहां मैट्रिक्स में लिख रहे हैं 10 0। अब यहां पर क्या आएगा, पहले I1 I2 I1 I2 ऐसे, ठीक है। तो यहां पे ये टर्म हो जाएगा I1 I2 की कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन में -j और ये है 2.293, सेकेंड में j 2.293 और यहाँ पे आएगा 5j2। फर्स्ट इक्वेशन में j था यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL, तो इसका मतलब हमें I2 फाइंड आउट करना है। तो बाय क्रैमर्स रूल I2 क्या हो जाएगा, आपको I2 फाइंड करना है, तो I2 इक्वल्स टू, इसमें I2 ये है सेकेंड एलिमेंट, तो आपको क्या करना है, टॉप पे -j और j 2.293। अब चूंकि ये सेकेंड एलिमेंट है तो इसके जो सेकेंड कॉलम को आप राइट साइड, जो लेफ्ट साइड में लिखा है उससे रिप्लेस कर देंगे 10 0। अगर I1 सॉल्व करना होता तो यहां पे 10 0 आ जाता और ये टर्म जो था रिटीज रहता, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय द नेट डिटर्मिनेंट, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली विल गेट 2.6 एंगल -34.6 डिग्री और दिस इज करंट, तो एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये आएगा फाइनली 13 एंगल ऑफ -34.6 डिग्री। तो हमने करंट लूप 2 में फाइंड आउट कर ली। अब जब लूप 2 में करंट फाइंड आउट कर ली तो ड्रॉप अक्रॉस RL सिंपली हमें मिल जाएगा, ड्रॉप अक्रॉस RL इज VL, दैट इज I2 मल्टीप्लाइड बाय RL, RL इज 5, I2 इज 13 एंगल -30.46, तो ये VL ये आ जाएगा 60, सॉरी ये दिस इज 2.6 एक्चुअली, और ये रहेगा दिस इज 2.6, तो ये फाइनली आ जाएगा 13 एंगल -34.6 वोल्ट, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर होगा। तो यहां पर जो मेन हमारी एनालिसिस थी वो थी दोनों इक्वेशंस को लिखना, लूप 1 में और लूप 2 में। ये हमारा मेन जो टारगेट था यहां पे। क्यों, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस को जनरली हम भूल जाते हैं लूप इक्वेशंस में, इसलिए इंपॉर्टेंट था, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, find the expression for the mutual inductance in the series connection of the two coupled coils. When the flux of two coils assist each other, the net equivalent inductance being L1, and when the flux of two coils oppose each other, the equivalent inductance being L2. तो आप लर्निंग मॉड्यूल को एक बार रिकॉल कीजिए, वहां पे मैंने इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था और नेट इंडक्टेंसेस भी फाइंड आउट किए थे। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया भी है, हो सकता है ये जो दोनों लैंग्वेज में कह रहे हैं ना, असिस्ट ईच अदर एंड अपोज ईच अदर, तो इसका डायग्राम इस क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है और मैं दे सकता था इसमें, बट जानबूझ के उसको हमने इग्नोर किया है, यहां पे मिस कर दिया उसको,
क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए इसलिए। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको डायग्राम मिल सकता है। जब कह रहा है कि व्हेन द फ्लक्स ऑफ टू कॉइल्स असिस्ट ईच अदर, तो असिस्ट ईच अदर का मतलब अभी लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा कि असिस्ट कब करते हैं, जब वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो और एक अगर लीव कर रहा है तो दूसरा जो टर्मिनल है वो एंटरिंग पॉइंट हो। ठीक है, तो सपोज यहां से करंट अगर एंटर कर रही है, डॉट नोटेशन को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसको आप मत समझिए कि करंट ये एंटरिंग पॉइंट ही है। ठीक है, अभी फिलहाल एज्यूम कर लीजिए कि दिस इज एन एंटरिंग पॉइंट ऑफ द करंट और यहां एंटर कर रहा है, तो सेकेंड टर्मिनल जो इसका है फर्स्ट कॉइल का, सपोज दिस इज कॉइल ए, तो सेकेंड जो टर्मिनल है वो वहां से करंट लीव कर रही है। अब ये जो बी कॉइल एल बी कनेक्टेड है, इसका भी फर्स्ट टर्मिनल एंटरिंग होना चाहिए, तभी तो हेल्प करेगा। ये लीव कर रहा है तो इसमें एंटर होना चाहिए। अगर ये दोनों लीविंग हो जाते तो अपोज हो जाता है। यहां से भी सपोज दो आउटलेट पाइप्स हैं, इधर से भी वाटर फॉल कर रहा है, इधर से भी वाटर फॉल कर रहा है। हेल्प तो तभी करेंगे जब इसमें से वाटर मींस आउट हो रहा है तो दूसरे पाइप में इन होना चाहिए, तभी तो हेल्प करेंगे। अदरवाइज तो दोनों बाहर जा रहे हैं या फिर दोनों अंदर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया असिस्ट का। ये डायग्राम दिया भी हो सकता था आपको, लेकिन समझाने के लिए हमने यहाँ पे ऐसा किया। अब ये दोनों एक दूसरे को अपोज कैसे करेंगे, सपोज ये करंट का एंटरिंग पॉइंट है कॉइल ए, ठीक है, और यहां पे कॉइल बी है, इसका एंटरिंग पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो ये अपोज कैसे कर रहे हैं, ये लीविंग पॉइंट है जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस वन, और ये लीविंग पॉइंट है, ये जा करके इसके इस पॉइंट से कनेक्ट हो गया। ठीक, और यहां से हम आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये करंट आई फ्लो कर रही है। इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कहां से मेजर कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस हम मेजर कर रहे हैं इस डायग्राम के लीविंग से इस डायग्राम के लीविंग पॉइंट से और इस डायग्राम इस कॉइल के लीविंग पॉइंट से। तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां पे हेल्प कर रहा है और यहां पे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इन दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस ये है M और यहां पर M है, बट फर्स्ट में असिस्ट कर रहा है, दूसरे में अपोज कर रहा है। तो दिस इज असिस्टिंग एंड दिस इज अपोजिंग। ठीक, तो जब असिस्ट कर रहे हैं तो इनका नेट इंडक्टेंस कितना है, L1। अब L1 क्या होगा, LA प्लस LB प्लस 2M, बिकॉज दे आर असिस्टिंग ईच अदर। और जब अपोज कर रहे हैं तो इनका नेट इंडक्टेंस क्या है, L2। क्वेश्चन में कह रहा है अपोज कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बीइंग L2, तो ये हो जाएगा LA प्लस LB माइनस 2M। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, राइट पारुल, समझ में आ गया इतना? ठीक है, L1 L2 मिल गया। हमें सॉल्व क्या करना है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सीरीज कनेक्शन ऑफ टू कपल्ड कॉइल्स। तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉल्व करना है। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग में रिलेशन क्या है, M इक्वल्स टू K रूट ऑफ L1 माइनस L1 इंटू L2, ये क्या होता है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या होगा, L1 माइनस L2, LA LB कैंसिल हो जाएंगे और 2M प्लस 2M बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4M। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है इन द नोन टर्म्स, और नोन टर्म्स यहाँ L1 एंड L2 ही हैं और M है। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगर गिवन होता तो M इक्वल्स टू K रूट ऑफ L1 L2 हम यूज कर लेते, LA LB। ठीक है, बट वो नहीं गिवन है, तो यहां से M कितना आ जाएगा, 1/4 L1 माइनस L2।
ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, उसका जो सोल्यूशन है बहुत ही छोटा, 2 लाइन का आंसर है। एक लाइन में एक इंडक्टेंस लिखा, दूसरा लिखा, और थर्ड लाइन में आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉल्व कर लिया। ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते थे पहले गेट में, अभी कभी कभी इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ जाते हैं और कुछ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। तो आपको ये लॉजिक याद रखना है, कहेंगे इसमें कुछ दिया है नहीं और म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एनी क्वेश्चन कुछ माकर? ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज द गिवन डेटा रिफर्स टू 2 कपल्ड कॉइल्स 1 and 2। तो यहां पर कॉइल 1 कॉइल 2, इसमें गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स N1 100, नंबर ऑफ टर्न्स N2 500, ये गिवन है। फर्स्ट कॉइल में जो करंट फ्लो कर रही है I1 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब देखिए रेड कलर से इसमें आप देखिए ये जो यहां पे फ्लक्स है रेड कलर से, दैट इज द फ्लक्स इन द कॉइल 1 इटसेल्फ, 511 मींस फ्लक्स इन कॉइल 1 बिकॉज ऑफ कॉइल 1 करंट 1, फ्लक्स इन कॉइल 1 बिकॉज ऑफ करंट I1। ये 512 है, तो फ्लक्स इन कॉइल 2 बिकॉज ऑफ करंट I1। तो ये 512 क्या है, दोनों में फ्लक्स है, फ्लक्स लिंकेज है बिकॉज ऑफ करंट I1, और इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है M। तो ये सब डेटा गिवन है इस क्वेश्चन में। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के, इंडक्टेंसेस L1 एंड L2, और जो M म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सारी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो टू फाइंड M, L1, L2 एंड K, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, यहां पे टोटल फ्लक्स अगर हम कहें कॉइल 1 का, तो टोटल फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 कितना होगा। कॉइल 1 का अपना फ्लक्स तो 511 है, लेकिन कॉइल 1 में लिंकेज फ्लक्स 512 भी है। आप देखो येलो लाइन कॉइल 1 में भी आ रही है ना, ये लिंकेज फ्लक्स है। तो अगर हम टोटल फ्लक्स इन कॉइल 1 कहें तो होगा 511 प्लस 512। ऐसे ही अगर 522 होता तो कॉइल 2 का भी फ्लक्स कितना होगा, 522 प्लस 512, क्योंकि वो लिंकेज फ्लक्स है, वो ऐड होगा। तो ये 511 कितना गिवन है, 0.5 मिली वेबर, एंड 512 कितना है, 0.3 मिली वेबर। तो ये हो जाएगा 0.8 मिली वेबर। ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा किसमें, कॉइल 1 में। अब हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करने की जरूरत क्या पड़ी, आपको पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय द फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, L इक्वल्स टू N phi बाई I। ठीक है, अब इसमें फाई किसका लेना है, कॉइल 1 का अगर फाइंड करना है तो फाई 1 हो जाएगा, कॉइल 2 का फाइंड करना है तो फाई 2 हो जाएगा। ठीक है, नेट फ्लक्स टोटल। तो नाउ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 इज N1 phi 1 अपॉन I1, और N1 कितना है 100 टर्न्स, phi 1 हमने अभी कितना सॉल्व किया 0.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई I1 इज 1 एम्पियर। तो ये टोटल आ जाएगा 0.08 हेनरी, और यू कैन से 80 मिली हेनरी इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1, राइट। सिमिलरली अब हमें L2 फाइंड करना है, बट L2 फाइंड करने के लिए 522 होता अगर गिवन, जैसे 511 गिवन है, वैसे अगर 522 होता है इसमें गिवन, तो हम नेट फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते, और I2 करंट तो है नहीं उसमें। इसका मतलब जो भी हमें सॉल्व करना है वो किसकी दया पे सॉल्व करना है, दया होगी इसमें, मींस कौन हेल्प कर रहा होगा, I1 की वजह से ही हमें L2 सॉल्व करना है। तो जब I1 की वजह से L2 सॉल्व करना है या म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉल्व करना है, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमने बताया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और इंडिविजुअल कॉइल्स के अगर सेल्फ इंडक्टेंस गिवन हो तो M इक्वल्स टू K रूट L1 L2। और आप रिकॉल कीजिए लर्निंग मॉड्यूल में कि जो लिंकेज फ्लक्स होता है डिवाइडेड बाय द सेल्फ फ्लक्स विल गिव यू द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग मींस कौन से फैक्टर दोनों कॉइल को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर
हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग सॉल्व करें तो k क्या होगा, 512 अपॉन 51, या फिर 52 गिवन होता तो 512 अपॉन 52, एंड 51 इज द टोटल फ्लक्स ऑफ द कॉइल 1, तो 512 कितना है 0.3 मिलीवेबर, एंड 51 कितना आया 0.8 मिलीवेबर। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 0.375, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मिल गया। ठीक है, नाउ अब कुछ हमें लग रहा है कि अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर लें k√L1L2 तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज और सॉल्व के होके मिल जाएंगी, बट इस फॉर्मूला में k नोन है, L1 नोन है, बट दो अभी अननोन है m और L2, तो या तो L2 सॉल्व कर लो या m सॉल्व कर लो, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट को तो मिल जाएगा। तो L2 तो सॉल्व करना मुश्किल है इस डायग्राम में, या जो गिवन डेटा है इसमें L2 तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि 52 तो हमें पता नहीं है। तो m तो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि m तो किसी ना किसी की दया पे ही है, मीन्स करंट I1 की वजह से है, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के पता है, तो m तो सॉल्व हो जाएगा। तो m क्या होगा यहाँ पे, m इज N2 512 डिवाइडेड बाई I1, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, किसकी वजह से, करंट I1 की वजह से। लिंकेज फ्लक्स कितना है 512, तो फॉर्मूला तो वही होगा N 5 बाई I, बट 5 यहां कौन सा यूज करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिकॉज ऑफ लिंकेज फ्लक्स 512, तो नंबर ऑफ टर्न्स आर 500 इंटू 512 इज 0.3 मिलीवेबर, एंड I1 1 एम्पियर, तो m कितना सॉल्व होके आ रहा है 0.15 हेनरी। तो जब m सॉल्व होके आ गया तो ये जो इक्वेशन है, m इक्वल्स टू k√L1L2, देयरफॉर k इक्वल्स टू m अपॉन √L1L2, और यहां से आपको L2 सॉल्व करना है, तो L2 इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर L1, और यहां से L2 सॉल्व होके आ जाएगा 2 हेनरी। m k L1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, L2 की वैल्यू सॉल्व होके मिल जाएगी, राइट। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। इसके पहले हमने कहा था कि ये जो क्वेश्चन है आप अपने आप सॉल्व कीजिए और फिर हमारे आंसर से मैच कीजिए। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपके जो आंसर है मेरे आंसर से मैच कर रहे होंगे, बट जिनके मैच नहीं कर रहे हैं वो मेरे सोल्यूशन से चेक करें, आइडेंटिफाई करें कि कहां पर मिस्टेक की है, और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं आपकी मिस्टेक हुई है कहां पे, या तो यहां पे मिस्टेक हुई होगी या फिर यहां पे मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के लिए जनरली ये फॉर्मूला याद रखते हैं आप लोग, बाकी सब भूल जाते हैं। कपलिंग हो ही रही है फ्लक्स लिंकेज की वजह से, म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है बिकॉज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज को आपको अपनी एनालिसिस में लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों आप देख लीजिए, यहां पे फोकस कर लीजिए, गलतियां नहीं होंगी, राइट। तो आई होप कि जो भी हमने यहाँ प्रॉब्लम्स टेकअप की हैं आपको समझ में आ गई होंगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, लर्निंग मॉड्यूल को रिवाइज कीजिए, जो हमने डेरिवेशंस किए हैं उनको आप रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको कम से कम टाइम लगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।